आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज का है एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में। तो अब हम जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की, तो उसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है कि हम कलेक्टिवली सिक्योर कर लें चीज़ों को, और एक होता है कोऑपरेटिव तरीके से। तो एक जो PYQ की हमारी थीम थी वो थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अपनानी चाहिए, फिर कोऑपरेटिव। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी बोला किस चीज़ हो जाता है। देखो, चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली लेते हैं तो हमको उसमें जो सिक्योरिटी रेफ़र की जाती है वो की जाती है कि हम सेंट्रलाइज होकर के चलेंगे, कमांड ओरिएंटेड अप्रोच आएगी हमारी। हम एक कमांड देंगे, उसके थ्रू हम काम करेंगे, और यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लीड करती है। कौन सी गवर्नमेंट लीड करती है? यूनियन गवर्नमेंट लीड करेगी कलेक्टिव को। तो कलेक्टिव में हमारे 3 कीवर्ड्स हैं। चीज़ें सेंट्रलाइज होंगी, कमांड ओरिएंटेड होंगी, और यूनियन गवर्नमेंट उसको लीड करेगी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने काउंटर टेररिज्म करने के लिए कि टेररिज्म को हम काउंटर कैसे करें, तो सबसे पहले जब 26 नवंबर 2008 में जो हमारा मुंबई पे अटैक हुए थे, उसके बाद हमने NIA बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई थी, और एक हमने UAPA में अमेंडमेंट्स किए थे। UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो था, उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमने NIA बनाया और UAPA में अमेंडमेंट्स किए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका ये है कि जो ISIS, जो इस्लामिक स्टेट जो बनाना चाहते हैं टेररिस्ट, उसके मॉड्यूल्स पे हमने क्रैकडाउन किए बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके। तो ये हमने काउंटर टेररिज्म किया। 2025 का भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ था, उसको भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। पहली चीज़ हमने की काउंटर टेररिज्म को। दूसरी जो चीज़ हमने की वो की लेफ्ट विंग को लेकर के हमने CRPF के साथ कोबरा बटालियंस बनाई। तो ये क्या होगा? ये कलेक्टिव हो गया। और एक हमने समाधान स्ट्रेटजी बनाई। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि समाधान स्ट्रेटजी क्या है। पूरे के पूरे हमने जो 8 के 8 इसके जो कीवर्ड्स थे वो सारे के सारे पढ़े थे। उसके बाद में इससे क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये आया कि 2013 में जहाँ पे 125 डिस्ट्रिक्ट थे अफेक्टेड, वहाँ पे 2023 में 10 साल के अंदर अंदर हम 125 से 45 डिस्ट्रिक्ट्स पे आ गए। यानी कि हमने काफ़ी कुछ रिड्यूस किया है। MHA की जो रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स की जो रिपोर्ट है हमारी, उससे पता चलता है कि जो वॉयलेंस है वो भी 70% तक कम हो गया है। तो हमने इसको कलेक्टिवली किया। तीसरा इशू है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को जब हमने टैकल किया तो कश्मीर इशू को हमने टैकल करते टाइम आर्मी और CAPF को एक साथ काम कराया। आर्मी और CAPF ने मिलकर के काम किया। इससे क्या हुआ? 2018 से अगर हम डाटा देखें तो 80% ये चीज़ें कम हो गई है। यानी कि कश्मीर इशू को भी हमने कलेक्टिवली सिक्योरिटी से टैकल कर लिया है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के हम 3 एग्जाम्पल देंगे, काउंटर टेररिज्म में, लेफ्ट विंग में, और कश्मीर इशू में। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी क्या होती है। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी जो होती है हमारी, उसमें क्या करते हैं? हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट मिल करके काम करते हैं। यहाँ पे कोऑपरेशन चाहिए हमें। कोऑपरेशन किस किस चीज़ में चाहिए? तो नंबर 1 जो कोऑपरेशन चाहिए हमें वो इंटेलिजेंसी में चाहिए। अगर आपके पास कोई खबर है तो स्टेट के पास कोई खबर है तो सेंटर को देगा, सेंटर के पास कोई खबर है तो स्टेट को देगा। तो इस इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी अच्छे से होती रही, तो हमने उसके लिए बनाया है मैक का मतलब क्या है? मल्टी एजेंसी सेंटर। इसमें हमने लिंक कर दिया है 28 एजेंसीज को। लगभग 28 एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, सबको मिला करके एक इंटेलिजेंस शेयरिंग कर दी हमने। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी से हम डिजास्टर को मैनेज करते हैं। हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई नेशनल लेवल पे, SDM में बनाया स्टेट लेवल पे, और DDM में बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर सब मिल करके काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि कोऑपरेशन से हमने कैसे डिजास्टर को हैंडल किया। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास कोविड-19 के टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन किया था वो स्टेट और सेंटर ने मिलकर किया था। उड़ीसा में जब साइक्लोन आते हैं, उड़ीसा में जो साइक्लोन मैनेजमेंट करते हैं वो भी सेंटर और स्टेट मिल करके करती है। फिर हमने कहा कि भाई एक नई तरीके का एक थ्रेट आ रही है हमारे सामने, वो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हमने क्या बना रखा है? I4C बना रखा है। I और 4C। I से क्या बनेगा? इंडियन। पहली C से साइबर, दूसरे C से क्राइम, तीसरे C से कोऑर्डिनेशन, और नंबर 4 का जो C है उससे बनेगा सेंटर। तो I4C का मतलब हुआ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया हमने साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि 2023 में हमारे पास 15 लाख साइबर कंप्लेंट्स आई। फिर हमने क्या किया? फिर हमने नंबर 4 पे किया, पुलिस को मॉडर्नाइज कीजिए। पुलिस को मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने कौन सा मिशन चलाया? मिशन कर्मयोगी।
लेटेस्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है मिशन कर्मयोगी, कि हम ट्रेनिंग देंगे अच्छी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4 एग्जाम्पल हैं। इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, डिजास्टर को मिलकर हैंडल करेंगे, नंबर 3 पे साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से करेंगे, और नंबर 4 पे पुलिस मॉडर्नाइजेशन करेंगे। गवर्नमेंट की अप्रोच कैसी है? देखो, ना तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव पे जा सकती कंप्लीट, और ना ही गवर्नमेंट कलेक्टिव पे जा सकती कंप्लीट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम जो हैं बैलेंस करके चलेंगे। बैलेंस हम इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस करेंगे। हम कुछ चीज़ें कलेक्टिवली करेंगे जैसे एनआईए और जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और कुछ चीज़ें कोऑपरेशन में करेंगे जैसे एमएसी, नेट ग्रिड और आई4सी। ये चीज़ें क्या है? ये 3 एग्जाम्पल्स हैं कोऑपरेटिव की। फिर हमने जो पॉलिसी बनाई, हमने पॉलिसी में सबसे पहले कलेक्टिव कोप में क्या किया? कलेक्टिवली हमने कहा कि भाई सेंटर से कमांड आएगी समाधान के लिए, जो नेक्सल मोमेंट है उसको खत्म करने के लिए समाधान हम कलेक्टिवली करेंगे। और कोऑपरेटिवली हम क्या करेंगे? कोऑपरेटिवली हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें सेंटर और स्टेट मिल करके काम कर रही है। इंस्टीट्यूशन बन गया, पॉलिसी बन गई। अब हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी हमने कैसे बिल्ड की? हमने कोऑपरेटिव में CCTNS बनाया, यानी कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया। CCTNS क्या होता है? जितनी भी FIRs होंगी, जितना भी पुलिस मुकदमे होंगे, वो सब एक जगह डाटा। और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने फंडिंग दी स्टेट्स को कि भाई आप भी मॉडर्न होइए और सेंटर भी आपकी मदद करेगा। तो ये बैलेंस अप्रोच है गवर्नमेंट की। तो आई होप अब आप आंसर लिख सकते हैं कि कोऑपरेटिव और कलेक्टिवली हम कैसे काम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है हमारे सामने। हमारे सामने चैलेंज ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन का चैलेंज है। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। अब मल्टी डायमेंशनल चैलेंज को हम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे सामने? टेररिज्म का। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टेररिज्म का। टेररिज्म 2 तरीके से होता है, या तो हमारे घर के अंदर होगा, होम ग्राउंड होगा, विद इन इंडिया होगा, या फिर क्रॉस बॉर्डर, बाहर से लोग आएंगे और टेररिज्म करेंगे। तो 2 तरीके का टेररिज्म होता है, क्रॉस बॉर्डर और होम ग्राउंड। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसके लिए उसको कौन कर रहा है? उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टेट एक्टर होता है, एक नॉन स्टेट एक्टर होता है। स्टेट एक्टर क्या हो गया? हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि भाई स्टेट एक्टर हो गया जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होंगे? जैसे लश्कर तैयबा हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट नहीं है अपने आप में, लेकिन वो फिर भी टेररिज्म कर रही है। दूसरा, सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है रेडिकलाइजेशन करने के लिए। यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है, यूथ को भड़काया जा रहा है, तो रेडिकलाइजेशन करने के लिए सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। इसमें हम सबसे बड़ा एग्जांपल क्या दे सकते हैं? अब एग्जांपल हम दे सकते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है अल फलाह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर साहब जो पकड़े गए हैं फरीदाबाद से। तीसरा, एक होता है लोन वॉल्फ अटैक, अकेला बंदा आकर के बम फोड़ जाए या अकेला बंदा आकर के टेररिज्म उठा दे। अब इसमें जो एग्जांपल दे सकते हैं हम, इसमें एग्जांपल 2 दे सकते हैं हम। देखो, अभी लोन वॉल्फ अटैक कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या हुआ है? 2 बंदे आए, हथियार उठाए, गोलियां चला दी। अब इनको, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अकेले बंदे को कैसे खोजोगे? दूसरा, लोन वॉल्फ अटैक क्या हुआ? एक बंदा गाड़ी में आया रेड फोर्ट के सामने, ट्रिगर दबा दिया, बम फट गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और रेड फोर्ट, ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि भाई ये भी एक टेररिज्म का चैलेंज है हमारे सामने। अब इस टेररिज्म से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ तो करेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले हम लिखेंगे एनआईए बनाया, UAPA एक्ट बनाया, हमने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया, नेट ग्रिड बनाया, हमने मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया, MAC बनाया, और हमने इनका फाइनेंस रोकने के लिए NIA और ED का कोऑर्डिनेशन इकट्ठा किया। क्या इससे हमें कुछ सुधार दिखा? बिल्कुल। MHA बोलता है, जो होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो बोलती है कि 2019 से लेकर के 2023 तक हमने 250 टेरर मॉड्यूल को ख़त्म किया है इस तरीके से। तो चैलेंजेस है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और उसके एग्जांपल्स आपने लिख दिए तो आपको बेटर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा, अगर हम देखें लेफ्ट विंग, दूसरा हमारे सामने खतरा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे है। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसके लिए समाधान बनाया, कोबरा और CAPF को मिलाकर के काम किया, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP चलाया। तीसरी प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी की। इंसर्जेंसी क्या होती है? बहुत सारी इंडिया में इंसर्जेंसी चल रही है, जैसे पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चल पड़ा, कश्मीर कहता है कि भाई हमको आज़ादी दे दीजिए, नॉर्थ ईस्ट कहता है कि हमको अलग कर दीजिए। तो एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं, हम खालिस्तान का इशू भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ से निपटने के लिए? गवर्नमेंट ने सबसे पहले शांति के साथ बात की
कि हम पीस अकॉर्ड्स करते हैं, शांति के साथ बात करते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बोडो अकॉर्ड 2020 में हमने बोडो के साथ बैठ करके, बोडो जो ट्राइब थी उनके साथ बैठ करके बातचीत शुरू की। फिर हमने उनको डेवलपमेंटल पैकेजेस दिए कि भाई साहब आपको पैसा देते हैं, आप डेवलपमेंट हो करिए। हमने एपेस्फा स्टार्ट कर रखा है। एपेस्फा क्या है, 1956 में हमने बना दी थी स्पेशल फोर्स। उसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भाई एपेस्फा भी कुछ गलत काम करे वहाँ पे, उसको भी रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। जो एक नई प्रॉब्लम निकल के आई हमारे सामने कि भाई हमारे डायमेंशन क्या है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, तो वो है नार्को टेररिज्म। अब टेररिस्ट को फंडिंग करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? वो ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, जिससे फंड आए उनके पास। अब इसको रोकने के लिए क्या किया? सबसे पहले नेशनल नारकोटिक्स जो ब्यूरो है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, उसको हमने मजबूत किया। उसके बाद हमने बॉर्डर को फेंस लगाए, बॉर्डर पे बिल्कुल तारबंदी कर दी एक तरीके से। हमने ड्रोन से नज़र रखनी शुरू की कि भाई कोई इधर उधर ड्रग्स के पैकेट तो नहीं फेंके जा रहे हैं, तो बॉर्डर फेंसिंग की ड्रोन से यूज किया। हमने FIU बना रखा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, कि भाई कहाँ से पैसे का लेन देन कहाँ पे हो रहा है तो हमें पता रहे। उसके बाद में हमने क्या किया? हमने साइबर और इंफॉर्मेशन वेलफेयर भी शुरू किया है। अब साइबर भी हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। कैसे? साइबर में डाटा चोरी हो जाता है, डिजिटली फ्रॉड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे केस हुए, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, OTP बता दीजिए, पैसा गायब हो गया। तो ये हो गया, ये साइबर की प्रॉब्लम है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जो चीज़ें सच भी नहीं होती है, फेक न्यूज टाइप्स फैलाई दी जाती हैं, डीप फेक्स का यूज हो रहा है। अब जो हमारे यहाँ पे जो कोई वीडियो आती है तो लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये सब चीज़ें असली हैं कि नकली हैं, कि ये सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। इस इश्यू से निपटने के लिए हम सबसे बड़ा एग्जांपल देंगे कि देखो साइबर क्राइम में हमारे पास 15 लाख कंप्लेंट आई हैं। और डिजिटल फ्रॉड को लेकर के, डिजिटल फ्रॉड कितना बड़ा है, डिजिटल फ्रॉड में कितना पैसा गंवाया है लोगों ने, तो 1,25,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपने गंवाए हैं डिजिटल फ्रॉड के थ्रू। तो ये भी हम एक एग्जांपल दे करके इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं कि देखो ये हो रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? गवर्नमेंट ने I4C चला रखा है और सर्टिन चला रखा है और साइबर पुलिस स्टेशन बना रखे हैं। तो गवर्नमेंट भी टैकल करने की कोशिश कर रही है इन चीज़ों को। उसके बाद जो हमारे सामने एक डायमेंशन आता है हमारी जो सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म कैसे होता है? फेक न्यूज फैला दी, बच्चा चोरी की न्यूज फैला दी, किसी की लिंचिंग कर दी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, मी वर्सेस दैम, अस वर्सेस दैम, या तो हम या तुम। ठीक है, मॉब वायलेंस भी हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट मॉनिटरिंग का सहारा ले रही है। और जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दंगे ना हो जाए, तो वो क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरनेट शट डाउन कर देती है। ठीक है। अब अगली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो है बॉर्डर को मैनेज कैसे किया जाए, इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए, स्मगलिंग को कैसे रोका जाए, और जो इलीगल माइग्रेंट्स, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं किसका? एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है? बांग्लादेश का। यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स में तो बांग्लादेश को यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट स्मार्ट फेंसिंग लगा रही है कि भाई फेंसिंग, तारबंदी तो की जाए, वो स्मार्ट तरीके से किया जाए जिससे उस पर नज़र रखी जा सके। BSF को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है कि BSF मॉडर्नाइज हो जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ये दो टॉपिक हो गए हमारे, कलेक्टिव कोऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा हो गया कि कितने डायमेंशंस हैं हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। तीसरा डायमेंशन है टेररिज्म, जो है वो OGW का बहुत यूज कर रहे हैं। और ये जो OGW होता है, ये क्या होता है? OGW होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो बेसिकली होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि ये सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस एलिमेंट्स होते हैं जो कि कोवर्टली सपोर्ट करते हैं, छुपके सपोर्ट करते हैं किसको? टेररिस्ट को और इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। इनके हाथों में हथियार नहीं होता, ये हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन ये करते हैं सपोर्ट। तो इसको बोलते हैं ओवरग्राउंड वर्कर। टेररिज्म में एक नई चीज़ निकल के आई है, ये भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी? ये इनविजिबल नेचर के होते हैं, ये दिखते नहीं है, ये इनविजिबल नेचर के होते हैं। ये आपके साथ काम करने वाला कोई वर्कर वो भी हो सकता है, स्टूडेंट वो भी हो सकता है, शॉपकीपर भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, यूट्यूबर भी हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में क्या था? अब जो हमारा सामने जो एग्जांपल है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, ये क्या थे? डॉक्टर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही तो थे। कौन कह देंगे इनको टेररिस्ट, अगर आप नहीं देखेंगे पहली बार में। लेकिन ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर थे, टेररिज्म के सिंपैथाइज करने वाले लोग थे। यूट्यूबर्स, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के में ज्योति जी का केस हुआ था, अब वो जो है जेल में है,
कि भाई आप पाकिस्तान भी गए हैं, आपने इन्फॉर्मेशन भी लीक की है, तो यूट्यूबर भी हो सकते हैं। अब ये OGW करते क्या है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ की, सिक्योरिटी फोर्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, सेंसिटिव इंस्टॉलमेंट्स, हमारी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल हैं, और ये सॉफ्ट टारगेट को आइडेंटिफाई करके देते हैं टेररिस्ट को कि भाई यहाँ पे सुरक्षा की कमी है, आप यहाँ पे कर दीजिए। अब लाल किले पे शाम को भीड़ ज़्यादा होती है, किसने बताया होगा, OGW ने ही तो बताया है। टेररिस्ट को कैसे पता है कि लाल किले पे कहाँ पे पुलिस होती है, कहाँ पे से किस रास्ते से जाना है और कहाँ पे भीड़ कम होती है, तो ये OGW का काम हो गया। OGW जो है वो लिंक प्रोवाइड करते हैं हैंडलर्स और लोकल्स के बीच में। कैसे, ये इनक्रिप्टेड मैसेज ऐप्स का यूज करते हैं। अब इनक्रिप्टेड मैसेज ऐप का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, टेलीग्राम। टेलीग्राम के मैसेजों को आप जो है इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। वर्चुअल नंबर्स का यूज करते हैं, जाकर के कमेंट में लिख देंगे 400 कि 400 मीटर दूरी पे ये चीज़ है, तो 400 लिख दिया। अब इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या पढ़ें इसको, 400 को 400 रुपये हैं, 400 मीटर है, 400 लोग हैं, या 400 दुकानें हैं, या 400 शहर हैं, क्या किस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाए। तो ये वर्चुअल नंबर्स लिख देते हैं। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन इनको पहुंचानी होती है वो पहुंच जाती है सामने वाले के पास, और ये ऑनलाइन प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं। ठीक है, तो OGW इस तरीके से लिंक प्रोवाइड कर देता है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को हैंडलर्स तक पहुंचा दूंगा। हैंडलर मतलब जो उनको हैंडल कर रहे हैं, जो एक्चुअल में टेरर फैलाना चाहते हैं। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरीके से खतरा होता है इनसे, OGW जो है वो इनेबल कर देता है IED अटैक्स। अब कोई टेररिस्ट है, उसने बम बना के दे दिया, तो OGW कहीं भी जाकर के IED को रख देगा और ब्लास्ट हो जाएगा। टारगेट किलिंग्स को बढ़ाते हैं, और अर्बन टेरर प्लॉट्स ओपन हो गए। अर्बन टेरर प्लॉट, सबसे बड़ा एग्जांपल रेड फोर्ट, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया का बीच। एक्सटर्नल सिक्योरिटी को किस तरीके से खतरा है इनसे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ये खतरा है कि ये जो ऑन ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं, ये ही तो इन्फिल्ट्रेशन कराएगा LOC में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें इन्फिल्ट्रेशन कौन कराएगा, जो यहाँ पे वर्कर है वो कराएगा। ये ड्रोन बेस्ड आर्म्स आते हैं इनके पास, पाकिस्तान से एक ड्रोन उड़ा और उसने हथियार गिरा दिए, तो यहाँ पे कौन उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा, कौन उसको सेफ वेयर हाउस प्रोवाइड करेगा कि हथियार कहाँ रखे जाएंगे, तो वो OGW करेगा। तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन बेस्ड आर्म्स होते हैं। नारकोटिक्स ड्रॉप होते हैं, बड़े बड़े जो ड्रग्स के पैकेट हैं उनको ड्रोन्स के थ्रू कहाँ पे गिरा दिया जाता है, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, और उन नारकोटिक्स को फिर बेचा जाता है, और वो पैसा किस में यूज होता है, टेरर फंडिंग में। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी थ्रेट है। सोशली क्या थ्रेट है, समाज को क्या खतरा है इस चीज़ से, देखो ये रेडिकलाइजेशन कर रहा है यूथ का। एग्जाम्पल्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, वो भी रेडिकलाइज हो गए। कितने डॉक्टर्स पकड़े गए अभी हाल ही में, तो रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ हो रहा है, और ये नॉर्मलाइज कर देते हैं। ये बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स जो होते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म का जो नैरेटिव्स है उसको क्या कर देते हैं, ये नॉर्मलाइज कर देते हैं। इकोनॉमिकली थ्रेट क्या है OGW से, ये इकोनॉमिकली हवाला चैनल्स का यूज करते हैं, फेक NGO बना देते हैं, एक्सटोर्सन लेते हैं, ठीक है, उगाही करते हैं लोगों से, तो इस तरीके से लॉजिस्टिकली फंडिंग अपने आप को कर देते हैं। तो ये बेसिकली ओवर ग्राउंड वर्कर्स से जो हमें थ्रेट थी, ये जो नई तरीके की चीज़ निकल के आई है, ये UPSC ने पीछे PYQ में थीम भी पूछी थी। तो हमारी 3 थीमें आज हुई हैं, कोऑपरेटिव वर्सेज कलेक्टिव, दूसरा हमने ओवरग्राउंड वर्कर्स का थ्रेट पढ़ा, और तीसरा हमने मल्टी डायमेंशनल इंटरनल सिक्योरिटी की जो हमारी थ्रेट्स थी वो पढ़ी है हमने।